आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी महान नृत्यांगना की जिन्हें नृत्य कला जगत में एक लीजेंड का दर्जा हासिल था। वो थी भारतीय फिल्मों की पहली डांसिंग क्वीन, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सितारा देवी। वो कोलकाता में धनलक्ष्मी के रूप में जन्मी और धन्नो कहलाती थीं। उनका जन्म 20 नवंबर 1920 को दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन हुआ था, इसलिए माता पिता ने उनका यही नाम रखा। उनके पिता सुखदेव महाराज मूल रूप से वाराणसी के वैष्णव ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन कई पीढ़ियों से कोलकाता में बस गए थे। वो संस्कृत के विद्वान थे और भरतनाट्यम व कथक सिखाते थे। मां मत्स्य कुमारी का परिवार भी नृत्य कला से ही जुड़ा था। दोनों की 3 बेटियां व 2 बेटे थे और सभी ने अपने पिता से नृत्य कला का प्रशिक्षण लिया था। जब धनलक्ष्मी 8 साल की हुई तो उनकी शादी तय हो गई, लेकिन उन्होंने परिवार वालों से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती और पढ़ाई करेंगी। परिवार आखिरकार मान गया और नन्ही धन्नो को कामाक्षागढ़ हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। सुखदेव महाराज ने अपने पुरखों की धरती वाराणसी में लौटकर एक नृत्य विद्यालय स्थापित किया, जहां स्थानीय वेश्याओं की बेटियों को भी प्रवेश दिया गया। उन्हें कथक को लोकप्रिय बनाने के लिए सामाजिक बहिष्कार तक सहना पड़ा। 10 साल की उम्र में धनलक्ष्मी ने वाराणसी के एक स्थानीय थिएटर में एकल प्रदर्शन भी शुरू किया। उस दौर में सिनेमा घरों में फिल्मों की रील बदलने के दौरान जो समय लगता था, उसमें स्थानीय कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देते थे ताकि दर्शकों का मन लगा रहे। नन्ही धनलक्ष्मी ने इस प्रदर्शन से खासी शोहरत हासिल कर ली थी। उस जमाने में मुंबई में निर्देशक निरंजन शर्मा फिल्म उषा हरण बना रहे थे, जिसमें जुबैदा की बड़ी बहन सुल्ताना बतौर नायिका काम कर रही थी। उस फिल्म की एक अन्य भूमिका के लिए वह शास्त्रीय नृत्य जानने वाली एक छोटी लड़की की तलाश में बनारस की तवायफों से मिले। तवायफ खानदान की ही मशहूर गायिका सिद्धेश्वरी देवी की सलाह पर निरंजन शर्मा धन्नो के पिता सुखदेव महाराज से मिले। निरंजन शर्मा ने धन्नो को संगीत विद्यालय व सिनेमा थिएटर में नृत्य करते देखा और फिल्म उषा हरण की उस भूमिका में उतारने का मन बना लिया था। धन्नो महज 13 साल की उम्र में साल 1933-34 में बम्बई पहुंच गईं। उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी बम्बई आ गया। बम्बई पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने सर सीजे हॉल में सार्वजनिक प्रदर्शन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने एक निजी शाही महल अतिया बेगम पैलेस में रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और सरकोवासजी जहांगीर सहित कई चुनिंदा दर्शकों के सामने कथक का प्रदर्शन किया। टैगोर ने सार्वजनिक रूप से उन्हें शॉल और 50 रुपये का उपहार देकर सम्मानित किया। 5 साल बाद जब वह करीब 16 साल की थीं, तब टैगोर ने ही उन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर सम्मानित किया, एक ऐसा सम्मान जो उन्हें मृत्यु तक प्रिय रहा। फिल्म उषा हरण को बनाने में 6-7 साल लगे और यह फिल्म 1940 में प्रदर्शित हुई थी। मेरे आंगन में चांदनी चमके चमाचम, लकीरें चमके चमाचम, मेरे पायल की रागनी चमके चमाचम। लेकिन तब तक धन्नो को कई और फिल्मों में काम मिल गया। बम्बई पहुंचते ही उन्हें वसंत मूवीटोन की साल 1934 में रिलीज हुई फिल्म वसंत सेना भी मिल गई थी। उसी साल रिलीज हुई सागर मूवीटोन की अनोखी मोहब्बत और शहर का जादू भी मिली, जिनमें उनके नृत्य को काफी सराहना मिली। शहर का जादू एक्टर मोतीलाल की पहली फिल्म थी, जिसमें धन्नो की बड़ी बहन तारा देवी ने भी अभिनय किया था। फिल्मों में अभिनय करने के लिए धन्नो ने अपनी बहन के नाम से मिलता जुलता नाम सितारा रख लिया। बतौर अभिनेत्री उन्हें पहला मौका मिला था सागर मूवीटोन की साल 1935 में बनी फिल्म जजमेंट ऑफ अल्लाह उर्फ अल हिलाल में, जो महबूब खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। साल 1936 की के.एल. सहगल वाली फिल्म देवदास में भी सितारा देवी ने मनोरमा के रोल में प्रदर्शित किया था। अरे मैं एक औरत हूँ और तुम्हारी सहेली हूँ, लेकिन वो एक गैर मर्द। पार्वती, तो क्या तुम मुझसे ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में जगह दो? हाँ, बिल्कुल यही बात।
और अगर उसने ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा मनोरमा? उसी साल कुमार मूवी टोन की नजर का शिकार, गोल्डन ईगल मूवी टोन की प्रेम बंधन और ताज प्रोडक्शंस की फिल्म जनमुरीद में सितारा देवी ने दर्शकों पर अपने नृत्य और अभिनय से जादू बिखेरा था। उन दिनों प्लेबैक नहीं हुआ करता था, यानी कलाकारों को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे। सितारा देवी ने भी अपनी लगभग सभी शुरुआती फिल्मों में गाने गाए थे। साल 1937 में सागर मूवी टोन की कोकिला, हंस पिक्चर की बेगुनाह, प्रिंस मूवी टोन की कलकत्ता की रात और संगीत फिल्म कंपनी की जीवन स्वप्न में सितारा देवी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनके नृत्य और गीत जीवंत ऊर्जा से भरे होते थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा एकत्र किए गए विषयों, कविताओं और नृत्य कला के खजाने से अपनी खुद की आला शैली की नृत्य कला विकसित की थी। वह लगातार लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां चढ़ रही थीं। साल 1938 में जनरल फिल्म्स की बागबान और रंजीत मूवी टोन की प्रोफेसर वुमेन MSc जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाने के अलावा साल 1938 में उन्हें एक बार फिर से महबूब खान के निर्देशन में काम करने का मौका मिला, सागर मूवी टोन की फिल्म वतन में। सितारा देवी ने कथक के 2 स्कूलों की कलाओं को मिश्रित किया, एक जो बनारस में विकसित हुआ था और दूसरा जो लखनऊ में। उनके नृत्य में नाज, नखरे और नजाकत तीनों का मिश्रण था। साल 1939 में सितारा देवी ने रंजीत मूवी टोन की फिल्म नदी के किनारे, सुप्रीम पिक्चर्स की मेरी आंखें और जनरल फिल्म्स की पति पत्नी में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। 1940 में वो रंजीत मूवी टोन की आज का हिंदुस्तान, अछूत, होली, पागल, नेशनल स्टूडियोज की पूजा, पॉपुलर फिल्म्स की हैवान और न्यू थिएटर्स कोलकाता की फिल्म जिंदगी में अहम भूमिकाओं में नजर आईं। अछूत में सितारा देवी ने कांतीलाल और वासंती के साथ मिलकर प्यारेलाल संतोषी का लिखा भजन भी गाया था। मैं बंसी बनूं बंसी धरती, मैं बंसी बनूं बंसी धरती। हैवान में सितारा देवी के साथ उनकी दोनों बहनों अलकनंदा और तारा देवी ने भी अभिनय किया था। 40 के दशक की शुरुआत में सितारा देवी 1941 में रिलीज सिरको प्रोडक्शन की फिल्म स्वामी में और 1942 में रंजीत मूवी टोन की फिल्म धीरज और दुख सुख में बतौर नायिका नजर आई थीं। साल 1938 में बनी फिल्म बागबान में सितारा देवी के साथ काम कर चुके मशहूर अभिनेता नजीर हुसैन की हिंद पिक्चर्स का काम ठप हो गया था। नजीर की शादी उनकी चचेरी बहन सिकंदर बेगम से हुई थी, जो मुगले आजम फेम के आसिफ की सगी बहन थी। करीब 2 साल बाद हिंद पिक्चर्स को पुनर्जीवित करने का फैसला लेते हुए नजीर ने सितारा देवी को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सितारा देवी ने स्वीकार कर लिया। नजीर के साथ मिलकर उन्होंने हिंद पिक्चर्स के बैनर में कई फिल्में बनाई, जिनमें कलयुग और सोसाइटी साल 1942 में रिलीज हुई थी। 1942 में ही रिलीज नेशनल स्टूडियोज की फिल्म रोटी में सितारा देवी को एक बार फिर महबूब खान के निर्देशन में काम करने का मौका मिला। सजना साँझ भई आन मिलो सजना साँझ भई। इस फिल्म को सितारा देवी के बोल्ड कपड़ों और बिंदास अदाओं के कारण याद किया जाता है। उन्होंने फिल्म में एक पिछड़े आदिवासी की भूमिका निभाई थी और उस दौर के लिहाज से उनकी पोशाक बेहद कम कपड़ों वाली थी। इस फिल्म में सितारा देवी ने अनिल विश्वास के संगीत में 3 सोलो गीत भी गाए थे। साल 1943 में सितारा देवी एक बार फिर से रंजीत मूवी टोन की फिल्म अंधेरा में नजर आईं। फिल्म अंधेरा में सितारा देवी ने ज्ञान दत्त के संगीत में 1 सोलो, केसी डे के साथ 1 और अभिनेता अरुण के साथ 2 युगल गीत गाए थे। नाइनटीन 1943 में ही महबूब खान ने निर्माता बनने का फैसला करते हुए महबूब प्रोडक्शंस की स्थापना की। इस बैनर की पहली फिल्म थी नज़्मा। गाऊं
खुशी में गाऊं, हा 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 गाऊं। जिसमें सितारा के सह कलाकार थे अशोक कुमार, वीणा, मिज्जन कुमार और याकूब। रफीक गजनवी के संगीत में सितारा देवी ने इस फिल्म में एक सोलो और पारुल घोष के साथ एक और अशोक कुमार के साथ 2 युगल गीत गाए थे। हौले हौले उल्फत में रखना कदम कदम। 1943 में भी सितारा देवी और नजीर ने आबरू, छेड़छाड़ और सलमा बनाई थी। इन सभी फिल्मों में सितारा देवी ही नायिका की भूमिका में थीं। कलयुग, सोसाइटी, आबरू और छेड़छाड़ में सितारा देवी के नायक भी नजीर ही थे। उधर 1943 में ही सिल्वर फिल्म्स की नजीर के निर्देशन में बनी फिल्म भलाई में सितारा देवी पृथ्वीराज कपूर की नायिका बनी। नजीर और सितारा देवी ने इसी दौरान शादी भी कर ली थी। हालांकि सितारा देवी ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। सितारा देवी ने इसके पहले भी किसी मिस्टर देसाई से शादी की थी, जिनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। नजीर और सितारा देवी के संबंध भी जल्दी ही खराब होने लगे। सितारा देवी के मुताबिक हिंद पिक्चर्स में जमकर काम करवाने के बावजूद नजीर ने उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। उधर उनके चचेरे भाई, साले व तीसरे रिश्ते से भांजे के आसिफ ने सितारा देवी से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। नजीर को उनका रोज रोज स्टूडियो में चले आना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने आसिफ के लिए दादर टीटी में एक दर्जी की दुकान भी खुलवा दी थी। लेकिन आसिफ ने फिल्म निर्देशन में हाथ आजमाया और अपनी पहली फिल्म फूल में सितारा देवी को शामिल कर लिया। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साल 1944 में सितारा ने प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म चांद में अभिनय तो किया ही, इसमें 2 सोलो गीत भी गाए। फिल्म चांद को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम और अभिनेत्री बेगम पारा ने इसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1945 में सितारा देवी अभिनेत्री नंदा के पिता मास्टर विनायक प्रफुल्ल पिक्चर्स की फिल्म बड़ी माँ में नजर आई थी। 1945 में ही सितारा देवी अत्रे पिक्चर्स की परिंदे और फेमस फिल्म की फूल में नजर आई थी। फूल के आसिफ के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी जिसमें सितारा के अलावा बीना, पृथ्वीराज कपूर, सुरैया, याकूब और मजहर खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म के संगीतकार थे गुलाम हैदर। साल 1945 में रिलीज इस फिल्म में सितारा देवी ने पियानो की धुन पर शानदार नृत्य किया था। कुछ समीक्षकों का कहना है कि के आसिफ ने सितारा देवी को सिर्फ इसलिए अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि उनकी बहन सिकंदर बेगम का घर बच सके, जो नजीर की पत्नी थी। बहरहाल कारण जो भी हो, दोनों ने शादी कर ली। 40 के दशक के उत्तरार्ध में सितारा देवी का झुकाव पूरी तरह से कथक की तरफ हो चला था। गायन और अभिनय से उन्होंने खुद को करीब करीब अलग ही कर लिया था। वो कभी कभार इक्का दुक्का फिल्मों में गायन भी करती रहती थीं। साल 1947 में सितारा देवी ने सनराइज पिक्चर्स की फिल्म अमर आशा में अभिनय किया और साथ ही गाने भी गाए। करीब 2 साल बाद 1949 में वो लिबर्टी आर्ट प्रोडक्शंस की फिल्म लेख में सुरैया और मोतीलाल के साथ, तो 1950 में हिंदुस्तान चित्र की फिल्म बिजली में नजर आई थीं। अपने शौहर के आसिफ के निर्देशन में बनी अगली फिल्म हलचल में भी सितारा देवी ने अहम भूमिका निभाई थी। कद पे तेरे ओ बाके मेरे हर बात तेरी मतवाली है। फिल्म हलचल में मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और नरगिस थे। फिल्म के एक गाने में उन्होंने बैले शैली के एक सीक्वेंस को बेहतरीन ढंग से खींचा है। उस दौर तक प्लेबैक शुरू हो चुका था और इस फिल्म में सितारा देवी के लिए प्लेबैक लता मंगेशकर ने दिया था। साल 1957 में रिलीज चेतन आनंद की जयदेव द्वारा संगीतबद्ध अंजलि सितारा देवी की बतौर अभिनेत्री आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार थे चेतन आनंद, निम्बी और शीला रमानी आदि। उसी साल जब महबूब खान ने अपनी एपिक फिल्म मदर इंडिया बनाई तो उसमें भी सितारा देवी को शामिल किया।
फिल्म के गीत होली आई रे कन्हई रंग छलके में वो कुमकुम के साथ नृत्य करती नजर आई थीं। मदर इंडिया सितारा देवी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से नृत्य साधना में डुबो दिया। दुनिया के कई देशों में उन्होंने कथक के कार्यक्रम पेश किए। ये आसिफ और सितारा देवी के बीच बहुत पहले से ही दूरियां पैदा हो चुकी थीं। इसकी वजहों का खुलासा करते हुए उन्होंने एक बार बताया था, वैसे तो के आसिफ बेहद ही शरीफ और जहीन तरक्की पसंद इंसान थे, मेरा ख्याल भी पूरा रखते थे, लेकिन जिस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई वो थी उनकी रंगीन मिजाजी। हमारी शादी के 2-3 साल बाद ही उन्होंने लाहौर जाकर एक और शादी कर ली थी। 1950 के दशक में मुगले आजम शुरू की तो उस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रही निगार सुल्ताना से भी उन्होंने तीसरी शादी कर ली। मजबूरन कानूनी तौर पर उनकी पत्नी होते हुए भी मुझे उनसे अलग होना पड़ा। साल 1958 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में वो पूर्वी अफ्रीका के दारे सलाम शहर गई थीं, जहां कई गुजराती परिवार बसे हुए थे। उनके ठहरने का इंतजाम भी एक गुजराती परिवार में ही था। उस परिवार के प्रताप बारोट के साथ हुई सितारा देवी की दोस्ती कुछ दिनों बाद शादी में बदल गई। प्रताप बारोट अपने दौर की मशहूर गायिका कमल बारोट और फिल्म डॉन के निर्देशक चंद्रा बारोट के भाई थे। पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो तमाम भारतीयों की तरह बारोट परिवार को भी देश छोड़ना पड़ा और प्रताप बारोट, जो ब्रिटिश एयरवेज में इंजीनियर थे, लंदन जाकर बस गए। हालांकि 1970 में प्रताप बारोट से भी उनका अलगाव हो गया था। उनके इकलौते बेटे रंजीत बारोट मुंबई में ही रहते हैं और संगीत के क्षेत्र से जुड़े एक बड़े नाम हैं। सितारा देवी का लगभग पूरा परिवार फिल्मों व कला जगत से जुड़ा रहा। उनकी बड़ी बहन तारा देवी साल 1934 में रिलीज मत्स्यगंधा, साहिल अग्रहारा, थीफ ऑफ इराक और वसंत सेना जैसी फिल्मों में भी नजर आई थीं। आपको बताते चलें कि मशहूर नर्तक गोपी कृष्ण इन्हीं तारा देवी के बेटे थे। उधर उनकी सबसे बड़ी बहन अलकनंदा ने भी साल 1933 में रिलीज सूर्य कुमारी और 1934 में फिल्म एक्ट्रेस, सिनेमा क्वीन, खाक का पुतला, नवभारत व 1934 में रिलीज लाल चिट्ठी, मैजिक हॉर्स और प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। अपने बॉलीवुड कॉलम में मशहूर लेखक सादत हसन खां मंटो ने सितारा देवी को एक महिला नहीं बल्कि एक आंधी के तौर पर बताया था। मंटो के मुताबिक सितारा टाइफून के रूप में अंदर और बाहर ही नहीं उड़ती थीं, बल्कि उन्होंने खुद को कमजोर होता नहीं दिखाया और अपना रोष बनाए रखा। सितारा देवी ने अपना तूफानी नृत्य 80 वर्ष की आयु तक जारी रखा। उन्हें करीब से जानने वालों का कहना है कि विनम्रता उनके गुणों में शामिल नहीं थी। वो बेहद मुंहफट और बेबाक थीं। अगर किसी की कोई बात भी बुरी लगती थी तो वह बिना हिचकिचाहट बयां कर देती थीं, लेकिन वह बेहद दिलदार थीं। बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज ने एक बार उनके हीरे की हार की तारीफ की तो उन्होंने तुरंत उन्हें यह कहकर गले से उतार कर उपहार में दे दिया कि महाराज, ये आपसे अच्छा थोड़े ही है। वो बाद के वर्षों में नृत्य सिखाने लगी थीं और उनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में मधुबाला, रेखा, माला सिन्हा और यहाँ तक कि काजोल भी शामिल रही हैं। वह मुंबई में कथक नृत्य अकादमी स्थापित करना चाहती थीं, लेकिन सरकार से कोई जमीन नहीं मिल पाई तो यह इरादा टाल दिया। पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, खैरागढ़ विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट, कालिदास सम्मान, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, रसिक रंजना, नृत्य निपुणा जैसे दसियों सम्मान हासिल कर चुकी सितारा देवी दक्षिण मुंबई के मशहूर पैडर रोड पर रहती थीं। बाद में अंधेरी के साथ बंगला इलाके में शिफ्ट हो गई थीं। कहते हैं सितारा देवी को पद्म भूषण देने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह भारत रत्न की हकदार हैं। 25 नवंबर 2014 को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सितारा देवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेंगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास भी सितारा देवी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमसे साझा कीजिएगा।
अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।